Okay, now the moment the speed of the lift is 2.4 meter per second, बोल्ट एक ड्रॉप होता है, तो बोल्ट की स्पीड कितनी होगी? बताओ, व्हाट विल बी स्पीड ऑफ द बोल्ट? वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा ना। हाँ, वो जी पे डिपेंड करेगा ना कि नहीं अभी नहीं वो फिर नहीं, उसके जब इन्फ्लुएंस। सुनो, बाद में जी पे डिपेंड करेगा, बट जब तक वो लिफ्ट के साथ में थोड़ी जी पे डिपेंड करेगा। जब बोल्ट छूटने से पहले वो तो लिफ्ट के साथ में है ना, तो जो भी स्पीड लिफ्ट की होगी वही स्पीड बोल्ट की होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या? Initial velocity, the moment the bolt falls from the lift, what will be its velocity? हाँ, तो फिर 2.4 मीटर्स पर सेकंड। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। अब एक बार बोल्ट लिफ्ट से बाहर निकल गया, लिफ्ट से एक बार बोल्ट ड्रॉप हो गया, फिर उसके बाद उसका मोशन एनालाइज करना है। तो मोशन तो ऐसा ही होगा ना, थोड़े थोड़े इसके लिए ऊपर जाएगा, जैसे ये यहाँ पे है, और फिर ऊपर जा करके वापस उसको नीचे ही आना है फाइनली। ये मोशन समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? हेलो? यस सर। गुड। अब लिफ्ट का मोशन हम देखते हैं। जैसे ये बोल्ट ड्रॉप हुआ है तो लिफ्ट तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो अब अगर मान लो कि टाइम टी के बाद ये लिफ्ट से ये जो बोल्ट निकला है वो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना? लिफ्ट से जो भी बोल्ट निकला है वो यहाँ से जमीन पे टकरा रहा है। तो ये जो लिफ्ट की जो सतह थी वो पहले यहाँ पे होगी। लिफ्ट भी टाइम टी तक एक्सेलरेट किया तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लिफ्ट वुड बी, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द लिफ्ट जब जैसे बोल्ट ड्रॉप हुआ? 2.4। सो इट इज 2.4 into t plus half the acceleration of the lift is 1.2 meter per second square into t square. ये बात समझ में आई क्या? This is the distance traveled by the lift in the same time जैसे ही बोल्ट यहां से निकला है। ये समझा क्या आपको? यस सर। गुड। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उतने ही टाइम में बोल्ट जमीन पे लिफ्ट के आ जाएगा जो कि यहाँ पे कहीं पे रहेगी। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोल्ट? सो इट इज दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोल्ट। अभी ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोल्ट। Now the displacement of the bolt is equals to ut plus half at square. इसका भी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दैट इज 2.4 into t, बट इसका जो एक्सेलरेशन है ना वो डाउनवर्ड है। जो ये जो बोल्ट है, बोल्ट का एक्सेलरेशन क्या है? डाउनवर्ड है। सो इट इज हाफ ऑफ g, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस की जगह पे नेगेटिव रहेगा। ये मैंने प्लस इसलिए लिया है क्योंकि जो इनिशियल स्पीड है वो ऊपर के डायरेक्शन में है, सो दैट विल बी पॉजिटिव। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। गुड। सो एस बी प्लस एस टी शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 2.7 मीटर्स। बोल्ट का ये जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, ये क्या कहते हैं इसको, व्हाट इज दैट कॉल्ड, इट्स ऑफ द लिफ्ट। इसको मैंने टी से रिप्रेजेंट किया। एक सेकेंड ना, इसको मैं जरा यहाँ पे और अच्छे से लिखता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। I'll erase this first. ये वाला पार्ट समझ में आया क्या कि लिफ्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? दैट इज 2.4 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ 1.2 इंटू टी स्क्वायर। ये समझा सबको? यस सर। अब बोल्ट का देखो, बोल्ट का अगर मैं ये वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, जैसे एस बी को अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो देखो क्या क्या हो रहा है। अगर मैंने एस बी, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोल्ट प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लिफ्ट, और टी शुड बी इक्वल टू 2.7, ठीक है ना?
अल्टीमेटली हम ये वाला इक्वेशन यूज करने वाले हैं, तो हमको ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अगर हमने इसको पॉजिटिव ले लिया तो ये स्पीड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर। स्पीड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया एसबी के। समझ में आ रहा है क्या? और g विच इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, g की वैल्यू पॉजिटिव। ये बात समझ के लो। बोल्ट के मोशन के लिए हमने क्या किया, वापस से तुम्हें बताता हूँ। बोल्ट का मोशन ऐसा होगा, कुछ तो इसके पास स्पीड ऊपर की तरफ होगी, फिर फाइनली 0 होगा, फिर वो सरफेस को आके स्ट्राइक करेगा। अपने को ये वाले डिस्टेंस निकालनी है, पॉजिटिव डिस्टेंस निकालनी है ट्रेवल्ड बाय द बोल्ट। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस में, अगर ये एक्सिस पॉजिटिव हो गया तो ऊपर वाली सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। तो ऊपर वाला नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि g इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया क्या? तो एसबी का इक्वेशन थोड़ा सा चेंज मैं करूंगा क्योंकि नीचे वाले डायरेक्शन को भी मैंने पॉजिटिव ले लिया है। सो इट विल बी s इज इक्वल्स टू ut. So now u will be negative, so it will be minus 2.4 into t plus half g, that is 9.8 into t square. अब मैं ये लिख सकता हूं कि sb plus st is equal to 2.7, क्योंकि अब मैं दोनों, अभी ये भी पॉजिटिव हो गया डिस्टेंस, और ये जो नीचे से ऊपर आ रहा है ये भी पॉजिटिव हो गया, तो फिर दैट विल बी 2.7। पर SB प्लस ST 2.7 कैसे होगा? वो सिर्फ लिफ्ट का हाइट है ना, मतलब वो जितना मूव किया है तो उसका क्या रिलेशन है दोनों का? देखो, जब ये ड्रॉप हुआ यहां से, ठीक है, लिफ्ट का पोजीशन यहां पे था, समझ में आ रहा है क्या? जब ये बोल्ट ड्रॉप हुआ तो लिफ्ट का पोजीशन यहां पे था। अब जब ये ऊपर जाकर के नीचे आएगा उतने ही टाइम में लिफ्ट भी तो थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर मूव करेगा ना। यस सर। तो द डिस्टेंस ट्रेवल, क्योंकि लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग, सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लिफ्ट आई एम टेकिंग इट एज st, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोल्ट आई एम टेकिंग इट एज sb। बोल्ट ड्रॉप हुआ, लिफ्ट, बोल्ट तो लिफ्ट के अंदर ही है, तो बोल्ट ड्रॉप होने में कुछ तो टाइम लगेगा, तो जितने टाइम में बोल्ट जमीन पे पहुंचेगा उतने ही टाइम में लिफ्ट थोड़ा ऊपर आ जाएगा। इसीलिए मैंने SB प्लस ST को 2.7 लिया है। पर जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो वो सीलिंग भी ऊपर हुआ है ना, तो फिर वो डिस्टेंस प्लस ऊपर का 2.7 जमीन नहीं, से। बट बोल्ट तो निकल चुका है ना, सीलिंग ऊपर जाएगा। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जब ये कोलिजन होगा, यहाँ पे मान लो कहीं पे कोलिजन हो रहा है तो लिफ्ट ऊपर चला गया, बहुत अच्छी बात है, लिफ्ट को ऊपर जाने दो। जब कोलिजन होगा उस समय, मतलब बोल्ट जब जमीन पे गिरा है तब की मैं बात कर रहा हूं, तो उस समय बोल्ट थोड़ी है सीलिंग के पास, वो तो पहले ही छोड़ चुका है ना। समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों मोशन को ना अलग अलग करके एनालाइज करो। पहले सोचो, आंख बंद करो, थिंक दैट यू आर इनसाइड द लिफ्ट। ऑल ऑफ यू प्लीज थिंक दैट यू आर इनसाइड द लिफ्ट। ओके, सो व्हेन यू आर इनसाइड द लिफ्ट, व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व? यू आर गोइंग टू सी कि अरे बाबा, अभी तो ये बोल्ट ने छोड़ दिया लिफ्ट को। नाउ द मोमेंट बोल्ट हैज लेफ्ट द लिफ्ट, बोल्ट इज गोइंग टू टेक सम टाइम टू फॉल डाउन। उतने ही टाइम में लिफ्ट का जो बेस है वो थोड़ा तो ऊपर उठेगा। तो बेस कितना ऊपर उठा? जितने टाइम बोल्ट को जो टाइम लगेगा ऊपर से निकल के नीचे आने में, लिफ्ट उतने टाइम के लिए तो ऊपर मूव किया है। So let's say the time is t and the distance traveled by the lift is st, which is equals to ut plus half at square. उतने ही टाइम में बोल्ट थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा देन 2.7, बिकॉज लिफ्ट थोड़ी सी ऊपर मूव हो जाएगी। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोल्ट आई हैव टेकन इट एज SB, which is again is equal to ut plus half at square. अभी हमें चाहिए कि what is the distance traveled by the bolt.
ये समझ में आ रहा है क्या तुमको? यस सर। अगर लिफ्ट रुकी रहती ना तो तुम जो बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोल्ट विल बी 2.7, बट अनफॉर्चुनेटली लिफ्ट इज आल्सो एक्सेलरेटिंग ना। देखो दो दो मोशन हो रहा है इसमें। यहाँ पे दो दो मोशन हो रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. पक्का? हाँ सर। इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं तो इसको वापस से देखना। So what we get from here is that SB plus ST is equals to 2.7. So SB is coming out to be minus 2.4T plus half of 9.8 into T square plus ST is coming out to be 2.4T plus half 1.2 into T square is equal to 2.7. So what we get from here is that अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और ये हाफ ऑफ टी स्क्वायर आ गया और ये 9.8 प्लस 2.7 सॉरी प्लस 1.2 is equals to 2.7. So t square is equals to 2.7 into 2 divided by 11. So इसको सॉल्व कर देखो कितना आता है। 2.7 into 2 divided by 11. 2.7 into 2 divided by 11. So it's coming out to be 0.49. So t square is approximately 0.49. So इसको मैं बोल सकता हूँ t square, t is nothing but 0.5 का square root seconds. सर पॉइंट्स 0.7 सर। नहीं रे 0.49 है, सॉरी। कितना आ रहा है? 0.7 ना, सॉरी। 0.7 सेकेंड्स। आंसर क्या है? सर वही है 0.7 सेकेंड्स। 0.7 सेकेंड्स। ये समझ में आया क्या तुमको? ये थोड़ा टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में। शांति से देखो और इसको कॉपी करो। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ समझने के लिए। अभी क्वेश्चन समझा क्या सबको? यस सर। मगलियून क्या पटकान? ये क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? यस सर।
फिर बाद में हमने इन दोनों मोशन को कंबाइन किया एंड देन वी केम अप विथ दिस इक्वेशन। अब हम ऑब्जर्वर को लिफ्ट के अंदर डाल दे रहे हैं, मतलब ये लिफ्ट है, यहां पे मेरा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, अब रिलेटिव मोशन होगा और यहां से बोल्ट गिर रहा है, तो ऑब्जर्वर को क्या क्या दिखने वाला है ये बताओ। पहले तो ये बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, टेल मी द मोमेंट द लिफ्ट फॉल्स। यस एनीवन? ये बोल्ट कब फॉल हो रहा है, बोल्ट कब गिर रहा है? 2 seconds later. 2 सेकंड के बाद बोल्ट गिर रहा है। जब बोल्ट गिर रहा है तो लिफ्ट का स्पीड 2.4 मीटर पर सेकेंड है। ये जो 2.4 मीटर पर सेकेंड है किसके रेस्पेक्ट में है? स्टेशनरी अर्थ, बाहर से अगर मैं देख रहा हूं तो उसका स्पीड 2.4 मीटर पर सेकेंड है। तो 2 सेकेंड के बाद लिफ्ट के अंदर जो भी चीज रहेगी, आदमी अगर यहाँ पे खड़ा है, आदमी की स्पीड, बोल्ट यहाँ पे लगा हुआ, बोल्ट की स्पीड, ये पूरा जो लिफ्ट का कंपार्टमेंट है, लिफ्ट के कंपार्टमेंट की स्पीड, हर एक चीज की स्पीड 2.4 मीटर पर सेकेंड होने वाली है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर विल बी 2.4 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन क्या है, जे इसलिए लिखा है ऊपर की तरफ। व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट, वो भी बाबा 2.4 मीटर पर सेकेंड होगी और वो भी वाई एक्सिस की तरफ होगी क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है, ascending is going in upward direction. What will be velocity of the bolt, वो भी 2.4 मीटर पर सेकेंड होगी और डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली अपवर्ड। ये समझ में आया क्या? हेलो? Yes, sir. Yes, गुड sir. गुड गुड। और ये सारी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में होंगी, वो आदमी जो बाहर खड़ा होके देख रहा है। अब जरा सोच के बताओ, लिफ्ट के अंदर जो आदमी है उसको बोल्ट की स्पीड क्या दिखाई देगी? 0. Zero. Very good. Zero. Velocity of the bolt with respect to observer, it will be 2.4 j minus 2.4 j, that is equal to 0। मतलब ये वही वाली बात होगी भाई, कार में दो लोग बैठे हुए हैं और कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। अब जो दोनों लोग जो बैठे हुए हैं, ए है और बी है, सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी? इट विल बी 0 बिकॉज बोथ ऑफ देम आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। ये समझ में आया क्या? ये कड़ाला का Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. हाँ. वेरी गुड। तो ऑब्जर्वर का मतलब मैं अभी इसको टेक्निकली लिफ्ट ले रहा हूं। सो द वेलोसिटी ऑफ द बोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज 0 बिकॉज जो लिफ्ट की वेलोसिटी होगी वही बोल्ट की भी वेलोसिटी होगी। अब देखो, अब आएगा असली मजा। अब जब हम लिफ्ट के अंदर की बात कर रहे हैं तो बोल्ट को कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल करना पड़ेगा लिफ्ट के बॉटम पे पहुंचने के लिए? अब हम लिफ्ट के अंदर की बात कर रहे हैं, बताओ। 2.7 meters. 2.7 meter. Very good. So the displacement of the bolt is 2.7 meters. अब अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन को, इसको हम अगर पॉजिटिव लेते, तुम्हारे ऊपर है, या तो अभी हमने देखो नीचे वाले को पॉजिटिव लेना है कि नीचे वाले को नेगेटिव लेना है। लिफ्ट के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, बोलो। हम हमेशा टेक्निकली नीचे वाले को नेगेटिव ही लेते हैं ना, तो नेगेटिव ले लें। Okay, sir. Yes, तो sir. अब अगर बोल्ट को जमीन पे गिरना है और अगर हम लिफ्ट के अंदर हैं, तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोल्ट शुड बी माइनस 2.7 जे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, Good. sir. Now अभी हमने ये बता दिया that velocity of the bolt with respect to the lift is 0. Now what is acceleration of the bolt? Absolute acceleration. It is minus 9.8 meter per second square, which is in downward direction. ये समझ में आ रहा है क्या? बोल्ट ने जब एक बार लिफ्ट को छोड़ दिया तो बोल्ट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है?
समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब what will be acceleration of the lift? It is 1.2 meter per second square, but ये positive है along z axis, y axis की तरफ. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Good. Now, what will be acceleration of the bolt with respect to the lift? So this will be acceleration of the bolt minus acceleration of the lift, which is equals to minus 9.8 minus 1.2. That is minus 11 meters per second square, and this will be J. सर ये एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड है क्या? हर चीज के लिए वैलिड है ना. रिलेटिव अगर मोशन ले रहे हैं तो हर चीज का हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरा ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है. ओके सर, ओके. तो डिस्प्लेसमेंट भी वही देखना पड़ेगा. अगर मैं लिफ्ट के अंदर रहूंगा ना तो ही बोल्ट 2.7 मीटर करेगा. बाहर से देखा तो देखा ना 2.7 से कम कर रहा है. ये देखो, अगर बाहर से देखेंगे तो बोल्ट केवल इतना ही मूव कर रहा है. दिख रहा है क्या? हाँ सर. विच इज लेस देन 2.7. लेकिन अगर ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर है तो इसको क्या दिखेगा? भाई ये तो ऊपर है, ऊपर से नीचे आ गया. ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर. अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो. S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है बोल्ट का, ये नीचे की तरफ हो रहा है. And with respect to the lift, the bolt is moving a distance of 2.7. So it will be minus 2.7 is equal to, what is the initial velocity? So initial velocity of bolt with respect to the lift is 0. So this is 0 plus half. What is the acceleration? It is minus 11 into t square. So ये minus minus plus हो गया. So 2.7 into 2 by 11 is equals to t square. तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी से एक स्टेप में ही अपना आंसर आ गया. minus 2.7 into 2 by 11. ये समझ में आया क्या तुमको? यस सर. So how to use relative velocity? पॉइंट 7 के आसपास आ रही है. Try solving example number 3.3. तो अभी इस क्वेश्चन में ये है कि there is a plane VA which is moving with a speed of, I guess, 300 kilometers per hour. And then there is a plane B which is moving in opposite direction with a speed of 350. तो अगर हम इसको I लेते हैं तो ये minus 350 I हो जाएगा, and the unit is same, that is 300 kilometers per hour. So the question is that what is the speed of A with respect to B? Very easy. It is VA minus VB, which comes out to be 300 minus of minus 350. That is 650 kilometers per hour. ठीक है? So this is the velocity of A with respect to B. Now, अब वो ये बोल रहे हैं कि there is a plane C which is moving parallel to A, and the velocity of C with respect to A is given as 100. केवल इतना ही बोला है. अब ध्यान से देखना, ये जो 100 है ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. ठीक है ना? So velocity of C with respect to A is VC minus VA. Okay, which is equals to VC minus VA is 300I. तो एक बार इसको प्लस ले लो, plus 100I. So plus 100I is equals to VC minus 300. So VC is equals to 400I. अब एक बार उसको नेगेटिव ले लो. So minus 100I is equals to VC minus 300I. So VC is plus 300 minus 100I. That is VC is equals to 200I. So this should be the answer. So either
C is moving parallel, matlab along positive with a speed 200, or it will move with a speed 200 to the right, or it will move with the speed 400 to the right. So this is the answer. तुम्हारे बुक में क्या दिया हुआ भाई? 400 ही दिया है. So दो आंसर रहेंगे इसके. To be more precise, इधर 400 नहीं तो 200. 650 कैसे आया यार तुम लोगों का? 650 का सका ये ना? सर फर्स्ट का मतलब फर्स्ट का दिया है। वेलोसिटी ऑफ ए हाँ फर्स्ट ठीक है, रिस्पेक्ट। ठीक ठीक. फर्स्ट का सर। हाँ और दूसरे का 400 नहीं तो 200 आएगा. ठीक है, हाँ सर। समझ में आ रहा है क्या? और उसके साइंस भी मेंशन करने पड़ेंगे ना, माइनस प्लस जो भी है वो। मामा किधर मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। करते का पुरानो. यस सर। यस सर। Good. Now look at this example 3.6. 2 मिनट का टाइम देता हूं. Example 3.6 देखो and then try solving. Answer मत देखना. I know that all of you are having the. Okay, so please don't look at the answer. खुद का दिमाग लगाओ जरा. देखो 2 मिनट तक सोचो, उसके बाद से मैं डिस्कस करूंगा 3 मिनट के बाद. But I want you to think. सर वो दिख नहीं व्हाइट रहा है। बोर्ड दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। 2 मिनिट 2 मिनिट आता दिसते का? हाँ आता दिसता है. हो. Example 3.6. So look at this example 3.6 and then try to solve this question. Pehle I'll read the question for you. An aeroplane is traveling northward with a velocity of 300 kilometers per hour. So aeroplane किधर जा रहा है? North के direction में जा रहा है. And what is its velocity? 300 kilometers per hour with respect to the earth. Now wind is blowing from east to west. Wind blow कर रही है east से west की तरफ, and the speed is 100 kilometers per hour. What is the velocity of the aeroplane with respect to the wind? So we have to find the speed of the velocity of the aeroplane with respect to the wind. Okay. Now let's try to solve this question. The plane is moving towards north and the speed is 300 kilometers per hour. So can I say that the velocity of the plane is 300 J? इसको हम positive y axis लेंगे, इसको हम positive x axis लेंगे. So the unit vector here is I and here the unit vector is J. So what is the velocity of the plane? 300 J. समझाइए? And the wind is blowing, ये east हो गया और ये west हो गया. The wind is blowing from east to west. So what is velocity of the wind? अगर इसको हमने positive x axis लिया है, अगर ये plus I है, so this direction would be negative I, minus I. Okay. So the velocity of the wind would be minus 100 I. So the question में they have asked, what is the velocity of the plane with respect to the wind? So very simple, जो मैंने vector notation लिखा था, velocity of the plane minus velocity of the wind. So now let's draw this. This is the velocity of the plane, which is along positive y-axis, and this is velocity of the wind, which is along negative x-axis. Okay, and I have to find Vp minus Vw. So this can be written as Vp plus of minus Vw. So I have to add these two vectors. तो अगर ये plus Vw है तो minus Vw ये हो जाएगा. समझ में आया क्या? So I have to add Vp plus of minus Vw. So this is Vp and this is minus of Vw. So if I have to add two vectors, I have to put the tail of the second vector on the head of the first vector. So उसको ऐसे लिख लो. So this is minus of Vw. So ये जो resultant vector है ना, the resultant vector this. So this is velocity of P with respect to W. इसको मैं जरा बड़ा करके बताता हूँ.
I'll just enlarge it. This is your velocity of the plane, and this is minus of VB, sorry VB, B लिया है क्या उसको? Wind है ये actually, B नहीं है, W है. This is W, velocity of the wind. This is VW. एक मिनट थाम ना जरा. And this is the resultant vector, which is V of P, velocity of the plane with respect to the wind, which is nothing but addition of these two vectors, VP minus VW. Okay. Now, VP का जो मैग्नीट्यूड, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ VP, वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, ये 300 है. वेलोसिटी ऑफ द विंड दिखा हुआ है, ये 100 है. सो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी अंडर रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर, which is I think it will be कितना, अंडर रूट ऑफ 1000. Yeah, because this will be 9000 and this will be नहीं 10,000 हो जाएगा actually. ये ऐसा. So this is 100 I guess then. 100 रहेगा? नहीं 100 कैसे हो सकता है यार, क्या कर रहा हूँ मैं. This is 9, 1 2 3 4 and this is 1 1 2 3 4. एक मिनट रुको. 0 1 2 3 4, हाँ 5 zeros होंगे अंदर, 1 more 0. So it will be 100 root 10, right? Meter per second. And what will be its direction? So let's say this is theta. So tan of theta is 100 by 300. So this is 100 by 300, which is equals to 1 by 3. So I'll say that theta is tan inverse of 1 by 3. So ये जो resultant है, it's making an angle this much from north. तो ये north है. So this is how you need to find the velocity of the plane with respect to the wind. Now you can ask your question. सर हम लोग डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट लिख सकते हैं क्या? नहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं लिख सकते. हम लिखेंगे थीटा एंगल फ्रॉम द नॉर्थ सच दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 by 3. नॉर्थ ईस्ट बोला ना तो 45 डिग्रीज हो जाता है. ओके. या और बताओ. ये क्वेश्चन समझा के सबको? River has some velocity, so let's say the velocity of the river is this, and then there is a swimmer. This is my mastapeki swimmer. So swimmer has some velocity in still water, so that is defined as velocity of the swimmer. So by default agar velocity of the swimmer defined hai, means I am talking about the velocity of swimmer in still water. Still water का मतलब हो गया रुका हुआ वाटर, रुका हुआ पानी. So velocity of the swimmer in still water. अब एक बात बताओ, मान लो कि मैंने स्विमर को बोला कि भाई ये जो नदी है, ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूं, इस नदी में आप सीधा ऐसे ही उड़ी मारो, ठीक है ना. तो लेट्स से दिस इज पॉइंट ए. तो स्विमर कहां पे पहुंचेगा? तुम्हें क्या लगता है? व्हाट विल बी द लाइक यू नो द फाइनल पोजीशन ऑफ द स्विमर ऑन द ऑपोजिट बैंक? बताओ. सर उसकी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा आगे. मतलब अगर मैं ये बी बोलूं तो बी पे पहुंचेगा कि सी पे पहुंचेगा कि डी पे पहुंचेगा? कहां पे लग रहा है तुम्हें पहुंचेगा वो? सी. हाँ, सी. सी पे पहुंचेगा वो. अगर ये पानी स्टिल रहता ना, अगर पानी में कुछ भी स्पीड नहीं रहता था, समझ में आ रहा है क्या, तो ये स्विमर सीधा यहां से जाता था, ऐसे 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 पहुंच जाएगा. बट एक्चुअली अभी जैसे ही स्विमर पानी में गया है, तो अब स्विमर के पास दो वेलोसिटीज हैं. सो द नेट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इज वेलोसिटी ऑफ द स्विमर प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर. समझ में आ रहा है ना? व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट अगर स्विमर सीधे पानी में कूद गया और अगर पानी स्टिल होता
तो जो स्विमर की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, स्विमर एग्जैक्टली स्विम करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर तो ये है इन स्टिल वाटर एंड द रिवर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो द नेट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इज समवेयर अलोंग दिस डायरेक्शन। और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल ऐसा होगा सच दैट tan of theta is velocity of the river by velocity of the swimmer। समझ में आ रहा है क्या? ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा ना जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, हेलो सर बोलो। सर अगर हमने स्विमर की वेलोसिटी ज्यादा ली पानी से, सिर्फ वाटर सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और स्विमर अगर 30 से जा रहा है, तो फिर मतलब वो वाटर करंट को क्रॉस करके बी पे भी जा सकता है ना? वाटर को क्रॉस कहाँ पे जा सकता है? बी पे, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। तो तुम एकदम सही मतलब वो बोल रही हो, बी पे जा सकता है, लेकिन थोड़ा और लॉजिकली सोचो कि मान लो यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है। अगर वाटर में करंट है और अगर उसको डायरेक्टली डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट बी पे पहुंचना है, तो उसको अपने स्विमिंग का डायरेक्शन थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर उसको इधर जाना है तो उसकी नेट वेलोसिटी बी की तरफ होनी चाहिए, लाइक दिस। इनफैक्ट दिस वाज द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वाज गोइंग टू डिस्कस। और ये वेलोसिटी ऑफ द स्विमर है और ये वेलोसिटी ऑफ द रिवर है। वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, ये वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, ये उस समय नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होना चाहिए। दिस इज द वी नेट। सो जो तुम केस बोल रही हो ना, उसके लिए अपने को ये वाला डायग्राम फॉलो करना है, क्योंकि ये जितना इधर जाएगा उतने से इसको ढकेल करके ऐसे लेके आएगा ताकि ये एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाए। ये बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. तो ये चीज याद रखना, वेन एवर देयर इज अ केस ऑफ स्विमर एंड रिवर, स्विमर हमेशा उसी डायरेक्शन में पहुंचेगा जिस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी ऑफ द स्विमर प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर। तो अगर उसको डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है तो स्विमर को अगर उसको एग्जैक्टली इस डायरेक्शन पे पहुंचना है तो उसको थोड़ा एंगल बना करके चलना ही पड़ेगा यहाँ से, ताकि जो वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम है उसको वो कॉम्पनसेट कर सके, वेलोसिटी ऑफ द रिवर को कॉम्पनसेट कर, उसका नेट वेलोसिटी इधर हो जाए। ठीक है। और अगर स्विमर ने सीधे छलांग मार दी पानी में, तो उसने तो सीधा मारा, पानी स्टिल रहता तो अपोजिट पहुंच भी जाता, लेकिन रिवर उसको थोड़ा सा राइट साइड पे लेके जाने वाली है। तो दिस विल बी द डायरेक्शन इन विच ही विल गो, ही विल मूव। ये 2-3 पॉइंट्स नोट कर लो, फिर एक आध क्वेश्चन करते छोटे छोटे। Please try out question number 41. मैंने तुम्हारे साथ क्वेश्चन वाला स्क्रीन शेयर की है क्या? नहीं। सर आप तक नहीं हुई स्क्रीन शेयर। अभी हो गया? हाँ देखो। 41 जरा ट्राई करो तो। यस सर।
सर कौन सा क्वेश्चन करना है? हेलो सर, हाँ बोल बेटा, हो गया? कौन सा क्वेश्चन करना है? अरे एक्चुअली 41 बोला ना तब से, क्वेश्चन नंबर मिस वो 41। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा 41, और 41 हो गया तो 40 और 42 और 43 भी कर दे। तो बेसिकली 40 से लेके 43 तक करना है। अगर ये हो गया है, मान लो 41 हो गया है, तो 40, 42, 43 ये 3 क्वेश्चंस कर दो। यस, क्वेश्चन हुए क्या? One minute, sir. फोर्टी वन बोल रहा है, बोट इज सेंड अक्रॉस अ रिवर सच दैट इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर विद अ वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर। तो बोट को हमने भेज दिया, और बोट को ऐसा भेजा कि बोट की जो स्पीड है वो हमेशा रिवर के परपेंडिकुलर है। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, तो बोट को हमने ऐसा भेजा परपेंडिकुलर, और ये रिवर हो गया, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ द बोट इज, they have said, is 8 and the resultant is 10. So velocity of the river, let's say it is r, so it should be 8 square plus r square is equals to 100. So this is 64 plus r square is equal to 100. So r square is 100 minus 64. So 100 minus 64 is how much, beta? 36. So r is 6. So the 6 kilometer per hour is the speed of the किलोमीटर नहीं, मीटर क्या, हाँ किलोमीटर पर आवर 6 is the velocity of the river. समझ में आया क्या सबको?
Now let's solve question number 40. So question number 40 में ये बोल रहा है कि 2 trains each 50 meter long are traveling in opposite direction with a velocity 10 meters per second and 15 meter per second. The time of crossing is. तो दोनों ट्रेन 50-50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है, ठीक है। इसका एक का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरे का स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो इनको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? द टाइम टेकन ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है ना। तो अब ये क्रॉस कब कर जाएंगे? तो क्रॉस ये तब करेंगे कि मान लो ये इसका हेड है, ये इसका हेड है और ये इसका टेल है, ट्रेन की मैं बात कर रहा हूं। तो अब अगर यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे अगर शुरुआत हुई है तो क्रॉसिंग तभी होगी जब इसका टेल इसके टेल से बाहर निकल जाए। समझ में आ रहा है क्या? जब इसका टेल इसके टेल से बाहर निकल जाए, ठीक है। सो इनके बीच का ये रिलेटिव डिस्टेंस अगर आप देखेंगे, जैसे ही क्रॉसिंग शुरू हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन देम 50-50 मीटर का है, सो इट विल बी 100 मीटर्स। तो tail of train 1 to tail of train 2. So this is the distance between tail of train 1 to tail of train 2. Now velocity of A हमने ले लिया 10I ले लो, मान लो, चलो भाई। velocity of B हो जाएगा minus of 15I, क्योंकि ये opposite direction में है। So what is velocity of A with respect to B? So it will be VA minus VB, that is equals to 10 minus of minus 15. So this is 25 meter per second. तो देखने से लग रहा था two trains are coming towards each other, so the velocity would be much more. So ऐसा लगेगा, अगर आप B से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि A अपने पास आ रही है 25 meters per second के स्पीड से। ओके, अभी इन दोनों को रिलेटिव डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? तो जब तक इसका टेल इसके टेल को क्रॉस नहीं करता, तब तक ट्रेन एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस नहीं करेंगी। सो वो जो रिलेटिव डिस्टेंस है दैट इज 100 मीटर। सो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। सो डिस्टेंस पता है, स्पीड पता हो गई, रिलेटिव, तो टाइम कितना होगा? सो v is equals to s by t, so t is equals to s by v, so this is 100 by 25, so this is 4 seconds. तो ये अपना ये रेलवे ट्रैक है, किस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए बोल रहा है? टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, सो नॉर्थ का मतलब ये हो गया, सो दिस इज द नॉर्थ का डायरेक्शन, सो दिस कुड बी द रेलवे ट्रैक। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार, एक मिनट रुको, दूसरा स्क्रीन पे रखता हूँ। सो दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन and let's say this is the railway track, okay, and then there is a train on this, and the train is moving towards north, so velocity of the train in the north is 10 meters per second. so इसको पॉजिटिव ले लो, so वेक्टर फॉर्म में velocity of the train हो जाएगा 10j, और फिर ये बोल रहे हैं कि a parrot flies at a speed of 5 meters per second towards south direction. So अगर ये ऊपर नॉर्थ हो गया तो नीचे साउथ हो जाएगा। So velocity of the parrot would be 5j minus, ठीक है, ट्रेन 150 मीटर की लेंथ है। So the parrot flies at a speed, the time taken by the parrot to cross the train. So velocity of the train with respect to parrot would be velocity of the train minus velocity of the parrot, which is 10j minus of minus 5j, which is 15j, and the length of the train is 150 meters. So, and velocity of the train with respect to parrot is 15j. So speed is equals to distance by time. So the time would be distance by speed, which is 150 by 15, that is 10
seconds. So the time taken is 10 seconds. समझ में आया? 43rd बताओ जरा. Please try solving question number 43. Velocity of the boat with respect to the water would be velocity of the boat minus velocity of water, which is equal to 3I plus 4j minus of minus 3I minus 4j, which is equal to minus minus plus हो जाएगा. So this is 6I plus 8j. This is velocity of the boat with respect to the water. समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. Yes? Yes, sir. Good, good. तो अभी तक जो भी हमने ये पढ़ा ना, so that was rectilinear motion और motion in a straight line. ठीक है? The displacement of the first particle x1 is 5I plus 5j. So what will be v1? So it will be d of x1 by dt. तो 5 तो कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो 0 आ जाएगा. ये भी 5 कांस्टेंट है, इसको भी डिफरेंशिएट कर दोगे 0 आ जाएगा. सो अगर वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 ही होगा. पहली बात समझ में आई क्या? दूसरी चीज देखो, अपने को x2 दिया हुआ है, तो v2 हो गया d ऑफ x2 बाई dt. तो अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए भाई, 5t है, 5 तो बाहर आ जाएगा, दूसरा वाला केवल t है, तो t को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा. सो दिस इज i प्लस दिस इज ऑल्सो 5t. तो 5 का 5 आ गया, t का डिफरेंशियल 1 है, j. सो ये हो गया आपका v2. सो अगर आप देखोगे, सो द v2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i प्लस 5j. तो अगर कोई पूछे v2 का मैग्नीट्यूड कितना, तो निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. दिस इज 25 25 25 25 50. सो इट्स अंडर रूट ऑफ 50. अब अगर एक्सेलरेशन कोई पूछे, भाई एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाय dt. अभी देखो आप, वेलोसिटी में है 5i एंड 5j, ये दोनों 5 कांस्टेंट्स हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा. सो 0i प्लस 0j. अब थर्ड पार्ट करते हैं. समझ में आ रहा है क्या? हेलो? Yes, sir. गुड. अब अगर थर्ड पार्ट देखोगे तो x3 इज इक्वल टू 5ti प्लस 10t स्क्वायर. सो वेलोसिटी इज d ऑफ x3 बाय dt, विच इज इक्वल टू, अभी पहले वाले टर्म को डिफरेंशिएट करो तो ये 5 तो कांस्टेंट है और ये जो t है इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. सो दिस इज 5i प्लस ये 10 तो 10 रहेगा, और ये जो t स्क्वायर को डेरिवेटिव करोगे, सो दिस विल बी 2t. सो इट इज 10 इंटू 2tj, विच इज इक्वल टू 5i प्लस 20tj. एंड अगर मैग्नीट्यूड देखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ v3 विल बी अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 20t का होल स्क्वायर. अब एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज d ऑफ v3 बाय dt. तो पहली वाली टर्म 5 है, देखो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0. दूसरी वाली टर्म में देखोगे, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे t है, तो 20 बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. सो इट विल बी 0i प्लस 20j. सो 20j का मतलब एक्सेलरेशन विल बी ओनली अलोंग y एक्सिस, देयर वोंट बी एनी एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस. करते का पुरानो? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करूंगे Yes, sir. पटकन.
समझ में आया क्या ये? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज अपन यहीं पे रुकते हैं और जो भी आज हमने पढ़ा उसको वापस से आप रिवाइज करो।